everyone. Good morning. Welcome to आशा ट्यूटोरियल वाराणसी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये यही टॉपिक मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि क्लास 9 का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और ये आप लोग शुरू से लेकर के अगर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में इससे कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चंस या रिटन टाइप के क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ये क्लास 9 से क्लास 12 तक का ये सब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत किए जाते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है क्लास 9 में। जैसा कि आप लोग क्लास 8 से पढ़ के आए हैं क्लास 9 में, तो आप लोगों को बहुत उत्तम नहीं होगा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ, सेल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि सेल है क्या और सेल का वर्क क्या है हमारी लाइफ में। जैसा कि सेल क्या है, ये जो पूरी चैप्टर है ये इसी सेल पर ही बेस्ड है। हम लोग इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल एक यूनिट को लेकर के चलेंगे, जिसका नाम है सेल। सेल क्या है ये भी मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये पहले कोई भी सिलेबस हम उठाते हैं, कोई भी चैप्टर उठाते हैं, तो पहले हमें उसके कंटेंट को समझना होता है कि हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है, ये हमें जानना है। तो मैं ये भी इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या। जैसे कि ये चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि आप कोई मकान बनवाते हो, कोई बिल्डिंग बनता है, तो उस बिल्डिंग के लिए सबसे पहले उसका क्या नींव भरना पड़ता है, नींव लगाना पड़ता है। तो वही हाल है वहां पे फंडामेंटल का होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि किसी चीज का बेस, वो बेस जिसपे की पूरी बॉडी टिकी होती है। और ये यूनिट का मतलब केवल एक पोर्शन, मतलब कि केवल एक यूनिट, एक इकाई, ओके। और ये लाइफ को तो आप समझ ही रहे हो। लाइफ का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, मतलब हमारी लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो कि हम लोग जितने भी लोग डेली लाइफ में दिखते हैं वो सारे लिविंग बीइंग ही होते हैं, ओके। तो हमारी लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल का डेफिनेशन भी आप लोगों को 8 में बताया गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सेल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, क्योंकि एक पार्टिकुलर डेफिनेशन यही बोला जाता है कि हाँ, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम चलेंगे इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का कहने का मतलब क्या होता है कि हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या है, ये हमारे बॉडी में इसका मेन वर्क क्या होता है, ठीक है। अब चूंकि सेल क्या होता है ये चीजें मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो का इंट्रोडक्शन जब खत्म हो जाएगा, मतलब इस वीडियो का जो पूरा कंटेंट है, जो टॉपिक है मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, तो मैं सेल के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे मेन काम ये करते हैं कि पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो आइए देखते हैं टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। ओके, इंट्रोडक्शन, क्योंकि किसी के बारे में भाई कोई न्यू मेंबर है उसके बारे में तो जानना जरूरी है, इसीलिए जो हमारा यूनिट है सेल उसके बारे में हमें जानना है, मतलब सेल के बारे में हमें जानना है, पूरी डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली में सेल है क्या और ये वर्क क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है। उसके बाद हम सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। सेल थ्योरी, क्योंकि सेल से रिलेटेड कई सारी थ्योरियां भी प्रपोज की गई थी, जिसमें बेसिकली दो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जे स्लाइडेन और स्वान। ओके, स्लाइडेन एवं स्वान दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल के बेस पर ही हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं कि सेल के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप पढ़े भी होंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इन ऑल दैट। तो हम लोग यही पढ़ेंगे क्योंकि हमें कैटेगराइज, मतलब इसके दो टाइप्स पढ़ने, एक नंबर ऑफ द सेल और एक न्यूक्लियस के आधार पर। क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। जैसे कि इसको हम कहते हैं क्या, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के आधार पर भी इसको कैटेगराइज करते हैं और इसको नंबर ऑफ सेल के हिसाब से भी इसको हम डिवाइड करते हैं सेल को। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल, जैसा कि मैंने बता दिया, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि प्लांट सेल में क्या होता है। मतलब डायग्रामेटिकली हम समझ सकते हैं कि प्लांट सेल में क्या अंतर होता है और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसा कि मैं इसको भी आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल का सबसे आउटर कवरिंग जो एरिया होता है वो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ओके, ये मेम्ब्रेन, अब चूंकि जाहिर बात है कि सेल लिविंग स्टेट में भी मिला था और फर्स्टली सेल नॉन लिविंग स्टेट में भी मिला था। क्योंकि सेल की पूरी एक्टिविटी कैसे होती है, लिविंग स्टेट की जैसे होती है। तो सेल को क्या करना होता है, अब उसके अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वो बेसिकली इन्हीं दोनों प्रोसेस के दौरान होता है। इसको भी मैं समझूंगा कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में होता क्या है। वैसे आपको तो इसके बारे में अंतर पता होना चाहिए कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता क्या है। ओके, नेक्स्ट हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सेल। ये भी आपके बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। क्योंकि बेसिकली ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, यही सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सेल के इंटीरियर पार्ट से एक्सटीरियर पार्ट से इंटीरियर पार्ट की तरफ। ओके, जैसा कि मैंने पिछले ही अभी रिसेंटली बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का आउटर कवरिंग एरिया होता है। आउटर कवरिंग जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बेसिकली इसका जो कंपोजिशन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का होता है। मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का, वो किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट कंडीशन में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टी, इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये किस तरह से, ये इसका कंपोजिशन क्या होता है और मेन इसका काम क्या होता है, इस चीज को हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी का काम करता है। क्योंकि सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ क्या लेकर के जाना है, ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ओके, और नेक्स्ट हम सेल वॉल की बात कर ले। सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल बेसिकली किसका होता है, ये प्लांट सेल का बना होता है। क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ये सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और ये बेसिकली चूंकि सेल वॉल होते हैं तो ये सेलुलोज और काइटिन किसी के भी बने हो सकते हैं। ये जो सेलुलोज और काइटिन वर्ड दिया गया, मतलब ये वर्ड है, ये इन्हीं से रिलेटेड है, मतलब सेल वॉल से ही रिलेटेड है। उसके बाद इनके हम फंक्शंस को भी देखेंगे कि ये सेल वॉल करते क्या है। बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं या बाहरी इंजरी, कोई एक्सटीरियर इंजरी ना हो प्लांट को, इसका काम करते हैं। प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लाज्मोलिसिस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस किन से मिलकर के बना हुआ
होता है, इस चीज को भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। जैसा कि आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है। बेसिकली ये सेल का ब्रेन होता है। ब्रेन कहने का मतलब जैसे हम लोगों की बॉडी का पूरी बॉडी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। तो वैसे ही ये जो न्यूक्लियस होता है, ये पूरे सेल को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन बेसिकली जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, इन ऑल दैट यही सब होते हैं इसकी कंपोजिशन। इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस का क्या काम होता है? ये डिवीजन करेगा और डिवीजन करके एक सेल से दो सेल में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, मतलब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेल के फॉर्मेशन में, मतलब एक सेल से दो सेल के डिवीजन के लिए ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। अब यार न्यूक्लियॉइड, ओके, न्यूक्लियॉइड क्या होता है? मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियॉइड। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन, ओके, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि बेसिकली बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि ये सेल ऑर्गेनल्स हैं तो ये अलग अलग काम करते हैं, सेल में रहते हुए भी ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला बात करूं, पहला बात यहाँ पे किया है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों ही रिलेटेड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये सेल ऑर्गेनल्स है। पहला सेल ऑर्गेनल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्गी अपर्चर्स। गोल्गी अपर्चर्स फंक्शन ऑफ गोल्गी अपर्चर्स दूसरा सेल ऑर्गेनल्स है और इसके हम लोग बेसिकली फंक्शंस को देखेंगे कि सेल में रहते हुए गोल्गी अपर्चर्स काम क्या करता है। सिंथेसिस, वैसे तो ये सिंथेसाइज करने का काम करता है, ठीक है। इसका डिटेल स्टडी हम चैप्टर के मीट में करेंगे। लाइसोसोम, ओके, लाइसोसोम के बारे में तो आपको पता ही है। लाइसोसोम को एक अदर कॉमन नाम में दिया, एक अदर नेम में जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल में रहते हुए सेल डेड सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है और हमारे अंदर डेड सेल को स्टोर होने से रोकता है। अगर ऐसा ना हो तो ये जो डेड सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे और हमें कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर वगैरह जो होने की चांसेस होती है वैसे बढ़ जाती है। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? जो डेड सेल्स होते हैं उनको हमारे बॉडी से क्या करता है? रिमूव करता रहता है, डाइजेस्ट करता रहता है। लाइसोसोम क्या करता है? बेसिकली अपने अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जनरेट करता है, वही एंजाइम के थ्रू उसको डिसोसिएट करता है या फिर कह सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी और एडीपी के फॉर्म में अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और ये बेसिकली एनर्जी को भी प्रोवाइड कराता है सेल को, जिसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपनी काम को रेगुलेट कर पाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। थोड़ा यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, थोड़ा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्रिंट करते समय, और यहाँ पे प्लास्टिक का भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा प्लास्टिक, ओके। ये प्लास्टिक भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स प्लास्टिड है। बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, ओके। प्लांट सेल में ये क्या करेगा? बहुत अलग अलग काम करता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ओके। प्लास्टिक 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? सिंथेसाइज करने का काम करता है जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबको अलग अलग कंटेंट्स के रूप में अपने अंदर स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करता है। क्रोमो का अभी इसको हम जो इसके आगे बढ़ रहे क्रोमो, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, ठीक है। और प्लांट बेसिकली जो प्लांट्स को कलरफुल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं वो कौन कराता है? क्लोरोप्लास्ट करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल प्रोवाइड कराता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? सबसे
इंपॉर्टेंट काम करता है फोटोसिंथेसिस का। ओके, वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं। जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होता है उसको सेल के अंदर लॉस होने से वैक्यूल्स क्या करते हैं, रोकते हैं। बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल्स देखो किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर होते हैं। सेल डिवीजन नेक्स्ट। अब इतना सेल ऑर्गेनेल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल डिवीजन, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल क्या करता है, क्योंकि सेल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू डिवीजन करता रहता है। एक सेल से 2 सेल बनना, 2 से 4 बनना, ये सेल का कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर ऐसा हो ना तो बॉडी ग्रोथ न करे। सेल डिवीजन होगा तभी बॉडी का डिफरेंशिएशन होगा और डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो सेल डिवीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट माइटोसिस और सेकंड मियोसिस। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। ये 2 प्रकार के, इतना जानिए कि 2 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। ओके, आइए फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि व्हाट इज द सेल। मतलब कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना एक नंबर में, व्हाट इज द सेल। तो जैसा कि आप अभी 8 में पढ़ते हुए आए हो, बहुत क्या बोलते हैं, इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इतना आप आसान से समझ जाओगे, मतलब बोल दोगे। लेकिन कुछ अब लेवल पढ़ रहा है, आप 9th में आ रहे हो, तो कुछ चीजों को आप समझिए कि आखिर में इसको हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं। बॉडी का, लाइफ का, इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। देखो इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर तुम स्मॉल यूनिट की बात करोगे तो वो कौन होगा, सेल होंगे। ठीक है, ये जो सेल होता है ये पूरी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, या कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। ओके, जिससे कि पूरी बॉडी क्या करती है, डिवाइड करती है। और ये जो सेल होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये जो सेल होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही डिवीजन, मतलब डिवीजन के दौरान एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। यहाँ पे आइए सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को मैं सिंपल डेफिनेशन लिख दिया हूँ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि बेसिक का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो सेल से ही डिपेंड, सेल पे ही डिपेंड रहती है। और पूरे की पूरी सेल जो है वो एक्टिवेट, मतलब सेल कंटेन करके एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपको एक सीक्वेंस भी पता होगा कि जो सेल्स होते हैं वो ग्रुपिंग करते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और एक जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन से फिर एक पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोला गया है कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। अब इसके हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अचानक तो आया नहीं, इसको डिस्कवर करने वाले भी कोई साइंटिस्ट रहे होंगे। तो ये जो इसको देने, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके फेमस जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, जो सेल को डिस्कवर किए हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक, और ये कब दिए थे, इन 1665। ये कॉमन सा है, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चंस ये बेसिकली पूछे जाते हैं कि किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम सेल को, और कहाँ पे किया था, किसमें किया था, किस सन में किया था। तो ये यहाँ पे यही, तो यही जो क्वेश्चंस का जवाब है वो यही से मिलने वाला है। ये जो लाइन है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसको आप लोग वैसे भी जानते होंगे, कोई नया वर्ड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये वही वर्ड है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने ही 1665 में इस सेल को एक्सप्लेन किया था, मतलब दिया था। और ये कहाँ पे एग्जामिन किए थे, एक पतली सी, मतलब कि थिन स्लाइस में। ठीक है, कार्प मतलब कि जो छाल होता है पौधों का, ठीक है, उसी के स्लाइस मतलब कि जो पीस होता है, जो टुकड़ा होता है पेड़ की छाल का जो टुकड़ा होता है, उसमें सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इन्होंने इसको अपने से डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप में इसको एक्सप्लेन किया था। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में स्लाइस ऑफ कार्प में इन्होंने एग्जामिन किया था इसको फर्स्ट टाइम सेल को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब देखा, ठीक है, जब उन्होंने ये सेल्स को देखा तो ये कैसा लग रहा था, हनीकॉम्ब के जैसे, मधुमक्खी के जो पत्ते होते हैं उसी तरीके से ये हनीकॉम्ब के जैसा ये लग रहा था। और इसी को इन्होंने लिटिल कंपार्टमेंट नाम दे दिया। लिटिल कंपार्टमेंट, सेल का मतलब होता है
सेल को हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं स्मॉल रूम या फिर लिटिल रूम, स्मॉल रूम ये हम कह सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन में कौन है, ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक ने कब दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1674 1674 ईस्वी में जो ल्यूवेनहॉक थे, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था किसमें, फ्री लिविंग सेल्स को। ये चीजें हैं क्योंकि कभी-कभी डेड सेल और लिविंग सेल्स में कंफ्यूजन हो जाता है, तो लिविंग सेल्स को ल्यूवेनहॉक ने दिया था, डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने दिया था। फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था किसने, फ्री लिविंग सेल्स को ल्यूवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवर किया था सेल में, ठीक है, इन पॉन्ड वाटर विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ल्यूवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लिख रहा हूं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन, ये किससे रिलेटेड है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल में इन 1831। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पुरकिंजे, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन वो मिस्टेक हो गया है, इनका जो पूरा नाम था वो है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल को दिया था जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। ओके, जो पुरकिंजे थे उन्होंने सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल को डिफाइन किया था प्रोटोप्लाज्म को। ये एक फ्लूइड सबस्टेंस, मैंने यहाँ लिखा है कि ये एक फ्लूइड सबस्टेंस है सेल में, जो कि इन्होंने कब दिया था, इन 1839। तो कभी कभी कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म को कब दिया गया, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर कब किया गया है, तो प्रोटोप्लाज्म को 1839 में, ठीक है, पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है सेल थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी, क्योंकि अचानक से तो सेल आया नहीं, सेल को एक्सप्लेन करने वाले अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि अपने कंडीशंस को एक्सप्लेन किया था। सेल थ्योरी में हम पहला बात करते हैं, क्योंकि देखो जो सेल थ्योरी होता है, ठीक है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल और सेल होता है, प्लांट सेल और एनिमल दोनों से का ही मिलकर बना होता है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो सेल थ्योरी है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो देखो यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम हमें सेल थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा माइंड में होना चाहिए कि 2 बायोलॉजिस्ट थे, ओके, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, यही मैं बता देता हूँ। सेल थ्योरी में इन्होंने यही बताया था कि सेल इज द इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ओके, जिसको इन्होंने फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कंडीशन में बोला था कि सेल इज द इम्पोर्टेंट प्रोसेस which is responsible which is used for structural and functional unit of life। दूसरा इन्होंने स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी में क्या बोला था कि जो नई सेल्स बनती हैं वो किसके कंपैरिजन में बनती हैं, पुरानी सेल्स, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बेसिकली यही 2 यूनिट्स, 2 पार्ट्स होते हैं सेल थ्योरी के। इसी को आगे एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, क्या है, रुडोल्फ विर्चो। बेसिकली हम लोग इसको विर्चो ही बोलते हैं क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट है जिस तरीके से आप उनका नाम याद कर सकते हो आप याद कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो विर्चो है, रुडोल्फ विर्चो का जो फुल नाम है वो है रुडोल्फ विर्चो। ओके, रुडोल्फ विर्चो ने यही एक्सप्लेन किया था कि जो सेल्स, मतलब कि जो नई सेल्स होती हैं, ठीक है, जो नई सेल्स होती हैं वो कहाँ से राइज होती हैं, फॉर द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ओके, और इन्होंने एक वर्ड भी यूज किया था, कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वो पॉइंट द टर्म ऑमनीसेलुलर ईसेलुलर वर्ड। तो यहाँ पे मैं वही लिखती हूँ कि रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन किया था ये वर्ड ऑमनीसेलुलर ईसेलुलर वर्ड। ऑमनीस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, ऑमनीस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पुराने सेल से, ओके, और ई सेलुलर का मतलब होता है, ई सेलुलर का मतलब क्या होता है, न्यू सेल। मतलब यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि रुडोल्फ विर्चो के हिसाब से कि जो नई सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो पुराने सेल्स से होता है। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के साथ लेकर के आएंगे, जैसे कि अभी तो ये पूरी सेल पूरी बाकी है, जैसे मैंने जो भी टॉपिक आपको बताया। तो नेक्स्ट
वीडियो होगा वो डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे हम लोग, प्लांट सेल और एनिमल सेल। उसके बाद हम लोग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी देखेंगे। ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।